नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में यूपीएससी के इतिहास का सबसे कठिनतम पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 2023 में जो प्री हुआ था उसे यूपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे कठिनतम पेपर माना जाता है। दोनों ही जीएस और इसके साथ साथ में सी सेट दोनों को ही अब तक का सबसे कठिनतम पेपर माना गया। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कट ऑफ का वेट ही कर रहा था कि यूपीएससी की कट ऑफ आ जाए। इसके ऑफिशियल आंसर की अभी आई नहीं है, मुझे उसका भी वेट था, बट अभी लेट हो जाएगा तो इसलिए अपन आज इस पेपर के बारे में डिस्कस तो कर ही लेंगे। ऑफिशियल आंसर की से जितने आंसर के वेरिएशन होंगे उसको अपन बाद में देख लेंगे। बट 200 नंबर में से यूपीएससी की जो कट ऑफ कितनी गई अगर उसकी बात करें हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे ये है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। प्रीलिम्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको केवल मात्र 75 नंबर चाहिए थे इस बार। यानी कि लगभग लगभग 38 क्वेश्चन आपके सही अगर थे और सीसेट अगर आपका क्लियर हो रहा था तो आप लोगों ने मेंस लिखने के पूरे पूरे चांसेस थे। ईडब्ल्यूएस में वही ये आंकड़ा 68 पर आ गया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 74.75। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो लगभग 59 नंबर। एसटी कैटेगरी से हैं तो लगभग 48 नंबर यहाँ पर प्रीलिम्स की कट ऑफ गई। तो ये यूपीएससी के इतिहास की अब तक की सबसे कम कट ऑफ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। हम इससे एक पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये सीख रहे हैं क्योंकि मैंने कहा कि जीएस और सी सेट दोनों ही पेपर टफ थे, तो इसमें इस साल सी सेट ने सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इस कट ऑफ को यहाँ तक लाने के लिए। सी सेट में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो बच्चे सी सेट में क्वालिफाई हो रहे थे, जीएस में उनका एवरेज स्कोर था, उसकी वजह से ये कट ऑफ यहाँ इतनी चली गई। इसके बाद में मेंस की भी है, टोटल फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पर है 953 जनरल कैटेगरी की। ठीक है। अब इसके बाद में सीधा अपन पेपर पे आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारा जब हम लोग पेपर सोल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था और उसमें दो तरह, उसमें सॉरी एक अलग ही तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया था, पेयर वाला क्वेश्चन। कितने युगम सही है, एक युगम सही है कि दो युगम सही है कि तीन युगम सही है। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसी क्वेश्चन पेपर में इस तरह के जो पेयर वाले क्वेश्चन है वो काफी मात्रा में आ गए थे, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा एसरेशन और रीजन यानी एआर वाले जो क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन जो थे, उनकी संख्या भी लगभग इतनी थी, 25 से 30। और ये दोनों मिलाकर के, कथन कारण और पेयर वाले क्वेश्चन मिलाकर के लगभग 60 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। सबके लिए ये बिल्कुल एकदम नया पैटर्न था। ऊपर से सी सेट बहुत ज्यादा टफ हो गया था जिसकी वजह से कट ऑफ अपने आप नीचे चली गई। ठीक है। अभी आते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पे। अपन क्या करेंगे कि जितने क्वेश्चन के हमें सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं उतने आंसर पे हम लोग बात करेंगे। बाकी यूपीएससी की जो भी ऑफिशियल की रहेगी उसको अपन बाद में देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि झेलम नदी जो है वुलर झील से होकर के निकलती है। तो ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया गया है और बहुत नॉर्मल है, बेसिक ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, तो पूछा कितने सही है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। कोलेरू झील जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एलिमिनेशन जो ट्रिक्स है, टैक्टिक है, एग्जामिनर का माइंड रीडिंग है वो आप रीड ही नहीं कर पाए थे, यहाँ पे सब लोग फेल हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कहने भर की बातें हैं। यहाँ पे सीधा इन्होंने कहा है कि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, यानी कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली। मैंने क्या कहा था कि डायरेक्टली ये वर्ड जब भी आता है वो नेगेटिव मान करके चलो। आप अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता होने की स्थिति में आप इसको गलत करो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ पे गलत था। ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। फिर कह रहा है कि जो मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर है फॉर्मड कंवर लेक। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका कह रहा है कि जो गंडक नदी के विसर्पण से कंवर झील निर्मित हुई है। अब विसर्पण का मतलब ये होता है कि कोई नदी ऐसे ऐसे चलती है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना ये, कि इस तरह से जो मुहाने बनते हैं यहाँ, तो इस झील का निर्माण हो गया, कंवर झील का एक संभावना बनती है। तो यहाँ पर हम 50-50 मान करके आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
दूसरा, जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो गंडक नदी जो है वो धौलागिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कृष्णा है उसका उद्गम स्थल है कहाँ पे, महाबलेश्वर में, ये आपको ध्यान में रखना है आगे आने वाले 2024 के पेपर के लिए, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो सीधे कुलेरू झील का जो भ्रमण नहीं करती, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी दोनों के बीच में कुल्लेरू झील स्थित है, ठीक है, दोनों के बीच में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी के बीच में, ठीक है। तो सीधे कुल्लेरू झील का ये वर्णन नहीं करती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा। बहुत सारे ऐसे एक दो जगह पर क्या है कि कहीं कहीं ये सही लिखा है, कहीं कहीं ये वाला चीज गलत लिखी है कि विस्थापन से कवर झील नहीं निर्मित होती है, कई जगह लिखा है कि कवर झील निर्मित होती है। यूपीएससी इसका आंसर क्या मानती है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसमें केवल दो मान करके चलोगे, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर दो ही माना है। अब आइए आगे, थोड़ा फैक्चुअल था कि अब आप इसमें तीसरा स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर बात की जाए जो कि तमिलनाडु में स्थित स्थित है, ठीक है। सॉरी, ये कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा ये जो कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, सबसे सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। दूसरा कह रहा है कि जो मुंड्रा पोर्ट जो है, सॉरी ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये आंध्रा में स्थित है, गलत कर दिया। तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे मैंने पहले भी क्या कहा था कि आप ऊपर से नीचे की ओर जाना, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी तीसरा पहला स्टेटमेंट पढ़ना, फिर दूसरा और फिर पहला। तो जो सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू जो हमारा है, जेएनपीटी जो है वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, इंडिया के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जैसे आप गलत करोगे तो कोई युगम तो गलत ही हो जाएगा। फिर मुंड्रा पोर्ट, ऑब्वियस सी बात, अडानी ने इसको अडॉप्ट कर रखा है, तो भारत में निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट जो है स्वामित्व वाला ये सबसे बड़ा पोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, सही बात है। और जो आपका कामराजार जो पोर्ट है वो भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है, तमिलनाडु में ये स्थित है। मुंद्रा ये आपका गुजरात में स्थित है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे केवल दो आपको यहाँ पे इसके साथ जाना था, आंसर आपका ये हो जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पे गलत था। इसके बाद में ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो पर्णपाती वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष वो होते हैं जनरली जिनमें पत्ते पत्ते झड़ गए तो फिर उसमें फ्रूट नहीं लगते। आप देखते हो कि कटहल का जो पौधा है, कटहल का पौधा लगभग 12 मासी हमको बाजार में अवेलेबल मिलता है, ठीक है। तो कटहल का जो पौधा होता है वो पर्णपाती नहीं होता, ये क्या होता है कि एवरग्रीन कैटेगरी में आता है हमेशा, ये आपको अवेलेबल मिलेगा। जैक फ्रूट जो है ना, कटहल जो है वो हमेशा आपको मिलेगा। अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं या और राजेंद्र नगर में करोल बाग में रहते हैं तो आप लोगों ने जब भी जो सब्जी मार्केट जो लगता है हर गुरुवार को, सोमवार को, या जब भी संडे को जब भी सब्जी मार्केट लगता है, उसमें देखा होगा कि कटहल हमेशा अवेलेबल होता है। तो ठीक है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो एक एवरग्रीन लाइक कैटेगरी का पौधा है, ठीक है। जो महुआ है और जो सागौन है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास में लोकल में मिल जाएंगे, और इनके पत्ते हमेशा झड़ते रहते हैं मौसम के हिसाब से, तो इसमें केवल दो सही हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने इसमें एक चीज देख रहे हो ना कि लगभग सभी में क्या है, केवल दो केवल दो केवल दो सही जा रहा है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब इसमें जब मैं इसको कर रहा था और जो मेरा स्कोर जो लगभग इसमें अलग अलग कोचिंग के हिसाब से लगभग 92 से लगभग 105 के आसपास, मतलब सब वेरिएशन है बहुत, नेगेटिव मान मून करके मैं इस अपने स्कोर तक पहुंचा हूँ अलग अलग कैटेगरी से। बाकी विजन के हिसाब से जब मैंने देखा था तो मेरे जो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं विजन के हिसाब से 98 तो आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे समथिंग समथिंग। तो वो भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे जिनको बिल्कुल नेगेटिव मान करके कि डाउट नहीं मानना, बिल्कुल गलत ही मान लेना उसको, उस हिसाब से 98 आ रहा है। अदरवाइज सोच से क्रॉस ही कर रहा था। मार्कशीट आती है तो फिर देखते हैं क्या रहता है। तो सीन क्या था कि लास्ट में जब दो तीन क्वेश्चन बचे थे तो मैं उनमें भी केवल दो ही लगा के आया था, क्योंकि जब नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो 50-50 खेल लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको भी लाइक एक पैटर्न यूपीएससी हमेशा फॉलो करता है। पैटर्न किस तरह का, जैसे आप लोगों ने कहा कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या दो तीन दोनों सही है, तो अगर यूपीएससी इस तरह के पैटर्न को फॉलो करिए, दो तीन क्वेश्चन में दो और तीन केवल दो और तीन सही हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चन और ऐसे होंगे जिनमें इसी भी तरह से कोई आंसर जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एग्जामिनर का माइंड रीड करना होता है अपने आप में, इसलिए इस तरह की चीजें करता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता ज्यादा, नहीं ये तो गलत है ना। चीन के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है इसके पास, ठीक है। इनके इसके पास अच्छे अच्छे कृषि वाले यंत्र हैं। उस स्थिति में क्या है कि चाइना जो है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। भारत में क्या होता है कि प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है बट प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। भारत में प्रोडक्शन ज्यादा होता है बट प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, ठीक। भारत में क्या होगा, प्रोडक्शन तो ज्यादा है बट प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो कम है, ठीक है, भारत में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो होगा नहीं।
और इसके बाद में देखिए कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र ये अधिक है, बिल्कुल अधिक है। चाइना में ये जो है वो है लगभग 41% सिंचित क्षेत्र, भारत में ये 48%। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट टफ कैटेगरी का स्टेटमेंट था और क्वेश्चन था, छोड़ भी सकते हो वरना 50-50 खेल करके केवल दो के साथ भी जा सकते हो। और चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ये थोड़ा सा मामला ऐसा होता है कि यार कहीं गलत तो नहीं, चीन का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है। बट क्या है कि चाइना के आसपास का जो एरिया ना, जैसे गो इसमें मरुस्थल हो गया ऊपर, सारा ये ठंडा इलाका हो गया, तो उस चक्कर में क्या है कि कृषि योग्य जो भूमि है भारत में ज्यादा है, यहाँ चाइना में कम है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए, कह रहा है कि समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण में से कौन सा है, जिसमें वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि की बात हो रही है। कच्छ का रण, कच्छ की भूमि, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों खाते जाएंगे ना, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। भितरकनिका आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ये आपको दोनों को, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, जो मरकन्नम जो है वो कहाँ पर आपका, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। और जो मरकन्नम इस बार पूछ सकते हैं क्योंकि ये साल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, साल्ट प्रोडक्शन यानी नमक उत्पादन के लिए फेमस है। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लाइफ मिशन जो है उससे भी ये संबंध, जो पीएम मोदी का जो लाइफ मिशन है उससे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे। अगर आपने जरा सी भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत भी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तब आप इसको आराम से कर लोगे। तटीय क्षेत्रों में बाहर इंडिया कोस्टल एरिया की बात हो रही है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल, ये क्या है कि इनमें किसके अपर रूप है, ठीक है, किसके समृद्ध स्रोत होते हैं। तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम और तांबा और लोहा, लोहा में होता है ना, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब होते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम की अगर अपरूप इन सब की बात की जाए तो जनरली इल्मेनाइट और रूटाइल हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ये 9वीं 10वीं की ही बात हो रही है यहाँ, केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे अलग, जो सबसे एकदम अलग सा बच गया ना, टाइटेनियम। ठीक है, वही आपका यहाँ पे आंसर है। इल्मेनाइट और जो रूटाइल है वो किसके अपरूप है, ये है टाइटेनियम के। ठीक है, तो ये आप, अगर लोहा आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा होता है, तांबा हम लोग बार बार पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम भी बार बार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इल्मेनाइट और रूटाइल को पढ़ा ही होता ना हमने, हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइटेनियम के रेफरेंस में इसकी बात होती है। टाइटेनियम का जिक्र नॉर्मल दैनिक लाइफ में, दैनिक दिनचर्या वाली लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो है वो एक विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण में एक आवश्यक धातु है, किस देश का उत्पादित है। हम जानते हैं कि एबीसी यानी कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये लिथियम के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, नॉर्थ और दोनों ही, अर्जेंटीना और बोत्सवाना दोनों ही देश कहाँ पर स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कोंगो जो अफ्रीका में स्थित है, और कजाकिस्तान जो है ठीक आपको एशिया में स्थित है। हम जानते हैं कि अच्छी मात्रा में और शानदार मात्रा में अगर खनिज उत्पादक कहीं होता है तो वो जनरली अफ्रीका में होता है, साउथ अमेरिका में होता है। यहाँ पे देखिए ना कि साउथ अमेरिका के तो दो देश है, दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा देश कौन सा दे दिया गया है यहाँ पे उन्होंने, अफ्रीका का ये देश दे दिया ना। तो हम यार दोस्त जब भी बैठे होते हैं तो कई बार ऐसे कहते हैं कि यार जब कई बार नहीं आ रहा उनको तुक्केबाजी करने का, थोड़ा सा ब्लाइंड गेस करना होता है, तो जो सबसे बड़ा वाला दिया तो उसको गेस करा, अगर इन केस नहीं आता। देखो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ एक आपको ऐसे, हम दोस्त लोग जो बातें करते रहते हैं आपस में, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि इस तरह की चीजें, इस तरह का जो लाइक कोबाल्ट वगैरह है, इन सब का जो उत्पादन सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आइए आगे, कोंगो बेसिन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर से अफ्रीका पे क्वेश्चन आ गया। तो यूपीएससी का फेवरेट है अफ्रीका, अफ्रीका पे 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछती ही पूछती है यूपीएससी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। और कोंगो बेसिन जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, क्या है ये, पीटलैंड है, पीटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोंगो बेसिन का कौन सा कोंगो बेसिन का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैमरून। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैमरून जो है इस कोंगो बेसिन का भाग है। इसके बाद में आइए आगे, अब फिर वही वाली बात है। अब देखो चीजें रिपीट हो रही है ना, जैसे एग्जामिनर ने केवल दो को पकड़ा तो केवल दो पे आंसर बार बार टिक करता रहा। उसके बाद में कच्छ भूमि वाला जो क्वेश्चन आया था, उसमें सीधा सीधा कच्छ आंसर चला गया। एक ही पेज पे अगर आपके 5 आंसर सही हो रहे तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट की सबसे एक्सट्रीम बना रहा है एग्जामिनर इसको, और ये सदर्न में नहीं है, ये है वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न में। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी कहीं भी अगर आपको इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिले, आप गलत करके आओगे आओगे ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कौन सा पूछा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है।
फिर कह रहा है कि बिलीगिरी रंगन जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा में स्थित है, ये साउथ में है, ये मिड इंडिया के अंदर स्थित है, मध्य भारत में। दोनों का क्या ही लिंक है? कोई लिंक नहीं है ना। और इसका पूर्वी भाग लाइक बिल्ली गिरी रंगन जो कि कर्नाटका में स्थित है, और सतपुड़ा यहाँ पे, और इसका पूर्वी भाग तो ये होगा, तो इस दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिस्टेंस दूर हो जाएंगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। फिर अमरकंटक जो पहाड़ी है वो विंध्य और सह्याद्री, सह्याद्री नहीं, ये सतपुड़ा के साथ है। और मैंने क्या कहा था, यूपीएससी का एग्जामिनर हमेशा इंटरचेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सह्याद्री, ये जो सतपुड़ा यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे कर दिया इन्होंने, सह्याद्री नीचे होना चाहिए था, तो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी जितना ज्यादा फैक्चुअल देगी, उसमें उतने ही ज्यादा क्या करेगी, इंटरचेंज करेगी। इंटरचेंज किया, कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। सिंपल हो गया ना, आंसर आ गया ना आपका। ठीक है। अब आ जाओ आगे। आगे वाले में क्या है कि पहला जो स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे वही वाली बात, कितना सारा फैक्ट 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 दे दिया। ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपसे गलत ही करवाना चाहता है यहाँ पे। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके दिन जो पूर्व पश्चिमी गलियारा जो है वो डिब्रूगढ़ सूरत को जोड़ता है, नहीं, ये जोड़ता है आपके पोरबंदर को सिलचर से। आसाम में है सिलचर, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ को सूरत से नहीं जोड़ता है ये, सिलचर को आसाम से जोड़ता है। और ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, इतना आपको आना चाहिए, प्रॉपर एनसीईआरटी में मेंशन भी किया गया है। तो पूछा कि कौन से कथन सही नहीं है, तो सारे तो सही नहीं होंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मेरोह को म्यांमार से होते थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, तो ये चियांग माई से नहीं जोड़ता है, ये यहाँ पे जो जगह है माईसोत, माईसोत से इसको ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है आपका। और इसके बाद में कह रहा है कि बांग्लादेश चीन भारत में हमारा आर्थिक गलियारा जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। नहीं भाई, जब बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के पास में कौन है? पश्चिम बंगाल ही तो वहां का ही कोई एक क्षेत्र होगा ना, या कोई जगह होगी ना, कोई पर्टिकुलर बड़ा सिटी वगैरह होगी ना, तो यहाँ पे कोलकाता होगा वाराणसी की जगह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। तो फिर देखो, फिर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कौन से कितने कितने कथन सही है, कोई कथन सही नहीं, यहाँ भी कितने कथन सही है, कोई भी कथन सही नहीं है। एग्जामिनर ने अपने पर्टिकुलर एक ही उस पैटर्न को फॉलो किया, बार बार फॉलो किया। आप सबने बस ऐसी हवा बना दिया करके मार्केट में, सब लोगों ने, कोचिंग वालों ने, कि पेपर टफ था। कुछ टफ नहीं था, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो क्वेश्चन देखो कैसे सही हो रहे हैं। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, हम कोयले पर निर्भर है। भारत सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले से ही अपनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच यूरेनियम का होना आवश्यक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये मामला अगर 10-12% का होता तो एक अलग बात थी। 60% में तो आप पूरा ब्रह्मांड बर्बाद कर सकते हो, मतलब इतना ज्यादा यूरेनियम पावरफुल होता है। ठीक है, अगर इसकी 3-4% की भी मात्रा अगर लिखी होती तब भी मामला सही हो जाता। 60% ने इसका एक्सट्रीम बना दिया, फिर डेटा दे दिया इन्होंने। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए इतना नहीं चाहिए होता भाई, वो तो आपने देखा होगा, थोड़ी सी मात्रा में ही क्या होता है कि ये होता है कि मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम या 1 किलो यूरेनियम से तो बड़े बड़े परमाणु बम बन जाते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। अब ये अपने आप में एक इस तरह का क्वेश्चन शुरू हो गए जिसमें आपको कथन कारण दिए गए, एक कथन एक कथन। ठीक है, कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते। देखो, आपको इनमें क्या करना था, जब आपको पता था कि भाई पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, यूपीएससी एक पैटर्न को फॉलो करती है, इस पैटर्न को बार बार फॉलो कर रही है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं देखूं कि इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन क्या था? तो यहाँ पर कॉमन ये था कि जैसे ही अगर आप किसी एक गलत को ढूंढ लोगे ना, किसी भी एक गलत को, ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ना वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कौन सा इसमें आंसर आने वाला है। तो जैसे ये, जैसे ही मैं इसको गलत करूंगा तो 2 नंबर गलत है, तो यही एक ऐसा इकलौता स्टेटमेंट है जो कि जहाँ पे 2 नंबर गलत लिखा गया है, तो मेरे को ये टिक करके आना था, आंसर आ जाता सीधे सीधे। ठीक है, बस इतना सा ही आपको पकड़ना था यहाँ पे, कि सबसे पहले गलत को पकड़ो, जो गलत है उसमें से मान लो, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही है। अब यहाँ पे कोई ये, इन दोनों में कोई एक गलत है, किसी एक गलत को ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। फंसेगी बात तब जब दोनों ही सही होंगे। फिर देखो, शिशुदानी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। मार्सुपियल वो होता है जैसे कंगारू। और मैंने आपको पहले की जितनी भी मेरी वीडियो है, जितनी भी वीडियो, मैंने आपको 1000 बार ये बताया कि जब भी इस तरह का कोई वर्ड दिखे, नेचुरली ये, नेचुरली वो, इंडिया में फाउंड होता है, अफ्रीका में फाउंड होता है, फलाना ढिमकाना, नेचुरली भाई गलत करती है यूपीएससी यार, समझते क्यों नहीं हो आप लोग? ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भारत, प्राकृतिक भारत में कोई नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, सही स्टेटमेंट है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो मार्सुपियल केवल ओनली, और कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होता है, तो सही बात है। अगर ये ऐसा लिखा होता ना कि प्राकृतिक रूप से भारत में मिलता है, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसने खुद इसको गलत कर दिया यहाँ पे, तो ठीक है, हम इसको सही करेंगे अब। इसके बाद में क्या है कि शिशुधा ने सतनी
स्तनी जो है मार्सुपियल जो है वो परभक्षी रहित पर्वतीय घास मैदानों में पनप सकते हैं। भाई कोई एक तो इसका प्रेडेटर होगा ना, कोई एक तो प्रेडेटर होगा ना। अब इसने ये नहीं लिखा कि इंडिया में जैसे कंगारू है तो उसका पर्वतीय जो घास स्थलों में कोई एक ऐसा प्रेडेटर होगा ना जो इसको खा सकता है, इसको मार सकता है, इसको नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सट्रीम हो गया, इसको गलत करो। जैसे आप 2 नंबर को गलत करो, इकलौता आंसर आपके पास यही है ये। अब देखो फिर पैटर्न को क्या कैसे फॉलो किया, इसमें भी 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन में अगर आपकी कम से कम, मैं ईमानदारी से कहूँ तो अपने, अगर मैं बताऊं कि मेरे कितने सही हुए थे 12 में से, तो 3 और मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए थे 12 में से। ठीक है, सोच के देखो 4 गलत हो गए। मैं अगर 9 और 3 का करूं तो मेरे फिर भी 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे सही हो रहे हैं ना। अगर मैं कहूं कि मेरे 9 सही थे, 3 गलत थे, इन 3 का एक और गलत हो जाएगा, तो यानी कि 12 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही थे। 8 दूनी 16 नंबर। और इसी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सही थे। ठीक है, ये दोनों जो मेरे क्वेश्चन है यहाँ पर सही थे। यहाँ पर ये दोनों सही थे बैक टू बैक, क्योंकि इसमें एक ही चीज को इन्होंने फॉलो किया, उसको मैंने भी समझ गया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो समझ गए आप। यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करती है, आपको यहाँ पे ना डरना है ना घबराना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आगे थोड़ा सा फैक्चुअल था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि सोचना नहीं है, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज लाइक 50-50 वाला मामला है कि देखो संक्रामक इन्वेंसिव स्पीसीज विशेषज्ञ समूह है जो वैश्विक संक्रामक जीव जंतु डेटाबेस विकसित करता है। तो हम जानते हैं कि आईयूसीएन जो है ना, आईयूसीएन, तो वो क्योंकि संरक्षण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कोई स्पीसीज है वो संक्रामक, अगर इसको अंग्रेजी में देखो आप, वो कह रहा है कि दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज, जितने भी इन्वेजिव स्पीसीज है वो कंजर्वेशन से तो जुड़ी होंगी ना। तो हमें ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट देखना था जिसमें संरक्षण और संक्रामक इन दोनों की बात हो। फिर आप इसको देखो कि कुछ संक्रामक बीमारी जो होती है तो ओबियस सी बात, उसको दूर करना जरूरी होता है ना। तो दूर करने के लिए लाइक कौन करेगा फिर काम, लाइक डब्ल्यूएचओ करेगा, है ना। तो वैसे सही हमें कोई ऐसा यहाँ पे ढूंढना था कि ये प्रोग्राम किसका है, कि आयुषियन का है, यूएनईपी का है, या यूएनडब्ल्यू सी ईडी का है, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड का डब्ल्यू का है, WWF का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो संरक्षण के साथ ही संक्रामक को आपको यहाँ पे इसको ऐड करना था और यहाँ पे आंसर दे देना था सीधे सीधा। ओवर थिंक नहीं करना था, इसमें केवल एक जो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसमें गलत करके आया था, ये सोच के सीन लगा के आया था कि कोई नया सा इन्होंने क्या कर दिया है, अ, इन्होंने क्या किया है कि कोई नया इस तरह अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने दिया, तो इसके साथ ही मैं चला जाता हूँ। डेटाबेस है, डेटाबेस का निधि से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। कार्यक्रम है वो डेटाबेस डेटा इकट्ठा नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में बात फंस रही थी, बी और सी में, ए और सी में। तो फिर ठीक है, 50-50 खेलना था आपको। अब ये वाला वही फिर से आ गई, 1 2 3 कितने सही है कि सारे सही नहीं है। इसमें से कितने आमतौर पर रात्रि चर है जो रात में बाहर निकलते हैं सूर्यास्त के बाद ज्यादा इसके लिए होते हैं। तो इसमें सीए पूछे मकाक जो है ये नहीं होता रात में इसके लिए। बाकी दोनों जो मालाबार सिवेट और सांबर हिरण है जो वो रात में इसके लिए होते हैं। केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, केवल 2 वाली बात है। ठीक है, फिर इसमें देखिए कि कौन सा जीव अपने सगे संबंधी से खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए वेगल डांस करता है। तो वेगल डांस कौन करती है, मधुमक्खी करती है। यूपीएससी की वैसे फेवरेट है मधुमक्खी। ओके, अब आइए आगे। अब ये वही वाला सीन है यहाँ पे कि कुछ मशरूमों में औषधीय गुण है, तो कुछ में तो हो ही सकते हैं। सम वाली बात आ गई। जो मशरूम जो इसमें क्या है कि साइकोएक्टिव गुण होते हैं, तो किसी एक में तो होता ही होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ में कीटनाशी गुण होते हैं, ये भी सही है। कुछ कुछ की बात हो रहा है। जीव दीप्तिशील होते हैं, ये चमकते हैं, तो हो सकता है बिल्कुल चमकते होंगे। तो कौन से कितने कथन से, सारे कथन सही है इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो थोड़ा सा डाउटफुल है यूपीएससी क्या आंसर माने, मुझे तो नहीं पता। बट अपन फिर भी इसको करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय गिलहरी के बारे में पूछा है, तो वे भूमि में बिल बनाकर अपने नेड़ का निर्माण करती है। तो हम जानते हैं कि जैसे अब इसके बारे में क्या है कि अपने आसपास में सोचो कि मान लो किसी पार्क में बैठे हो, अपने घर में कोई पेड़ पौधा है, तो वहां पे गिलहरी क्या करती है, जैसे कोई बीज या कोई भी फ्रूट है उसको उठाएगी, तुरंत क्या करेगी, पेड़ पे भाग जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बिल तो अपना शायद नहीं बनाएगी भूमि में, तो ये बनाने से जैसे चूहा है तो वो कहाँ भागता है जल्दी से, वो भागता है बिल के अंदर। जबकि गिलहरी भागती है पेड़ पौधों पे, तो वो वहां अपना घोंसला बना सकती है, बिल में तो शायद ही नहीं बनाती होगी ना। तो इस तरह से आप इसको गलत मान सकते हो। फिर क्या करती है कि भोज्य पदार्थों जैसे नट वगैरह में को भी भूमि के अंदर जमा करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये लाइक छुपा करके छोड़ देगी भूमि के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि ये जैसे छुपा के छोड़ देगी, कोई भी बीज है, बारिश वारिश आएगी तो वहां से भी पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये परागकण वाहक के रूप में भी काम करते हैं, जैसे बीज वाहक के रूप में भी काम करते हैं। तो प्रकृति में इनकी इस तरह से इनकी भूमिका होती है। कैसे,
जैसे कि लाइक इन्होंने कोई भी बीज इकट्ठे कर लिया, बहुत ढेर सारे बीज इकट्ठे कर लिए और कहीं भूमि में दबा दिए, बाद में भूल गई है वहां से निकालना, और तभी बारिश वारिश हो गई तो वहां से क्या होगा कि फिर और पौधे निकल आएंगे जमीन से। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव फैक्ट है यहाँ पे, सही है, और ये सर्वभक्षी होती है। अगर किसी एक भी गिलहरी ने अगर कोई भी कीड़ा खा लिया तो सही हो जाएगा ना स्टेटमेंट, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे केवल दो स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सम आंसर की फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और तो यही जा रहा है केवल दो, बाकी ऐसा कुछ कह रहे हैं कि सारे सही है इसमें, तो ठीक है, अब लेट्स सी यूपीएससी इसका क्या आंसर मानती है। अब फिर इसमें वही है जो 16 नंबर क्वेश्चन में था, वो सम मशरूम ये सम मशरूम वो, है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जल के क्वथनांक के ऊपर से वातावरण, तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, कैन की बात हो रही है, यहाँ पे भी कैन है, कैन कैन कैन। ठीक है, फिर कुछ 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 की बात हो रही है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, कितने कथन सही है, सारे सही है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, कुछ अम्लीय अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, बिल्कुल पनप सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था कि कौन जो है किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्रों में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो ओरंगटाउन ये लगभग ओरंगटाउन किसके जैसा होता है, जो चिंपैंजी टाइप वैसा सा कुछ होता है, तो यही करता है। ठीक है, और स्लोथ बियर वगैरह ये करता नहीं, सीधा दांतों का यूज करता है, उदबुलाव में इतना क्या होता नहीं दिमाग, और फिशिंग कैट है वो बेचारी एक मिनट करेगी ना, ओरंगटाउन नहीं बचा फिर आपका। इसके बाद में आइए कि इसमें से किस कितनों को बनाने में एचएफसी का यूज होता है, एचएफसी। ठीक है, तो हम ये तो जानते ही हैं भाई कि लाइक जो आपका अग्निमंदक, यानी कि जो फायर जो रिटर्डेंट जो है उसमें, और लुब्रिकेंट में तो एचएफसी यूज हो सकता है। और फोम एजेंट और एरोसोल में बचा, एरोसोल में अगर 0.01% भी एचएफसी हुआ तब मामला सही हो जाएगा, और फोम में भी अगर 0.01% हो तब भी मामला सही हो जाएगा, तो इसमें सभी के सभी सही हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आइए आगे, अब फिर से कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। ये कह रहा है कि आधारिक संरचना वाले जो इन्वेट्स जो है में जमा से हुई ब्याज की जो आय है, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, उससे कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश जो है वो कर योग्य है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही क्या है, ये टैक्सेबल है। अब जैसे ही आपने केवल एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत किया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपको, ये कहा था कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ें कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का जो प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मैंने कहा था ना कि एक्ट के साथ अगर कोई पुराना ईयर दिया गया हो तो वो जनरली पॉजिटिव मान करके चलो, वो गलत नहीं करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मान करके इसको करो, आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आइए कि कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरें बढ़ा दी। इन्होंने पर्टिकुलर नहीं लिखा कि अमेरिका के है, इंडिया का है, या फिर यूरोप की केंद्रीय बैंक है, नहीं, अनेक बैंकों ने। तो ऐसा हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बढ़ाई ही होगी। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखो कि आमतौर पर जनरली, ठीक है, जनरली केंद्रीय बैंक मानते हैं, तो जनरली केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ो तो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम तो कर ही सकता है ना, कोई भी एज्यूम कर सकता है जनरली, तो दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन, तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करके वो ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि ऐसा तो हो ही सकता है ना, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर अब कथन कारण वाली बात है कि आपका यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट से ये तो मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्योंकि जोड़ो आप इन दोनों के बीच में। कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में, मतलब कोविड विश्व महामारी तो चली गई, उसके बाद में जो 22 है 2023 है, उस समय में क्या है कि पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरें बढ़ा दी थी, क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास में बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों को मौद्रिक नीति प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। जैसे रिवर्स रेपो रेट होगी, एसएलआर हो गई, सीएलआर हो गई, है ना, एमएसएलआर हो गई। ठीक है, इन सबको ऊपर नीचे करके वो कहते हैं कि हम शायद अपना क्या है कि बैलेंस कर सकते हैं अपने घाटे को, नुकसान को, ना, उन सब मौद्रिक नीतियों के माध्यम से उपभोक्ता कीमतों को भी हम स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टफ नहीं था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्योंकि ये इस तरह का अपना पहला क्वेश्चन आया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि बीच में क्योंकि जोड़ना है, क्योंकि जोड़ के देखो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आइए आगे, यहाँ पे भी आपको अपने को वही देखना है। इसमें देखते हैं कि यूपीएससी इसमें क्या आंसर मानती है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो ये है कि ऐसी संभावना पूछ रहा है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। संभावना है, तो संभावना तो हो ही सकती है, पॉजिटिव मान करके चलो। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर क्योंकि जोड़ के देखें कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, क्योंकि बाजार
सं, क्योंकि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, करते ही है। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ठीक है, प्राइवेट से सेक्टर को जाएगा। बट क्योंकि के साथ अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है। दोनों ही तो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। इसका जो आंसर है वो ये, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, इसमें ये होना चाहिए कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, क्योंकि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को ही स्थानांतरित करते हैं। राज्य की यहाँ पे बात हो रही है प्रमुख भूमिका, तो उस हिसाब से केवल जो सॉरी जो ए है इसमें सही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी क्या कहता है एग्जामिनर वो देखते हैं फिर, सॉरी यूपीएससी का आंसर क्या रहता है उसमें देखते हैं। अब फिर वही कि भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किसी गतिविधि को स्टेरिलाइजेशन या निबंधीकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है। देखो, स्टेरिलाइजेशन के बारे में पूछा है, आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करती रहती है। पहला ही देखो, पहला यहाँ पे क्या है आपका आंसर, ओपन मार्केट सिस्टम। ओपन मार्केट सिस्टम पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। दूसरा क्या है कि ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम हो गया, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और लास्ट वन क्या है कि रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो ये लास्ट वाला तो एनबीएफसी के बारे में दिया गया है। फिर कह रहा है कि बंदेकरण क्या होगा। बंदेकरण जनरली आप लोगों ने डॉग वगैरह में करते हैं, तो लाइक उसके बाद ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या है कि ये फोरेक्स जो होता है ना, अपना फोरेक्स रिजर्व जो होता है उसके रेफरेंस में है। ठीक है, जो फोरेक्स की जो वोलेटिलिटी होती है ना, उससे रिलेटेड है ये। लाइक क्या होता है कि आरबीआई क्या करेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना उसको खरीदेगी, बाई करेगी। तो माई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है तो पैसा जा रहा है, तो यानी कि मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाए बढ़ जाएगा। तो इसकी वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजेशन किया जाता है कि खुले मार्केट की जो कार्यवाही है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले ही यूपीएससी पूछ चुकी है, आप पीवाईक्यू के बेसिस पे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ए हो जाएगा ये। अब जाकर के यहाँ पे आराम से वो यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन बनाना शुरू किया, बट इसके तुरंत बाद ये फिर से स्विच हुए उसी अपने नए पैटर्न पे। पूछ रहा है कि कैपिटल मार्केट में उपयुक्त में से कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट जो होगा वो, और इसके अलावा जो आपका सरकारी बॉन्ड जो होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, कैपिटल मार्केट से संबंधित होते हैं। ठीक है, और जबकि आपका कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म टर्म के लिए होता है। दोनों ही कॉल शॉर्ट शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे केवल दो, यहाँ पे फिर आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, केवल दो, फिर आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे इसमें कि जो कैपिटल मार्केट होता है और जो मनी मार्केट होता है, तो मनी मार्केट में कौन कौन काम आएगा। मनी मार्केट में कॉल मनी आएगा, एक ट्रेजरी बिल आएगा। ठीक है, कॉल मनी, सॉरी कॉल मनी मार्केट में कौन कौन आएगा, मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट आएगा और ट्रेजरी बिल मार्केट दोनों ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन, ठीक है, तो ये कर लो, केवल दो इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पूछ रहा है कि लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम सबसे बड़ा, मतलब लघु किसान बड़े बड़े खेत की बात हो रही है। तो डी से देखो कि कोई बड़ी कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीक, इनकी जानकारियों की सामग्री की निविष्ट या प्रदान करती है, ताकि वे कंपनियों की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी कृषि और उसकी जरूरत के कृषि पड़ने का उत्पादन कर सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डेफिनेशन है यहाँ पे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है ना, लाइक चिप्स बनानी है तो उस कंपनी को क्या क्या अपना खेत दे दो, वो कंपनी आलू उगाएगी, एक निश्चित राशि किसान को दे देगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो होगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसको अंग्रेजी अंग्रेजी में अगर देखने की कोशिश करो, तो मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जनरली क्या है कि ये बहुत लाइक नेगेटिव वर्ड होते हैं। लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप फिर एक निश्चित राशि के साथ या एक निश्चित शर्तें और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बन जाओगे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत था। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डेफिनेशन थी, तो ये भी गलत हो गया। और पहला अगर आप देखोगे तो रीसेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार। तो ड्यू टू वार और इस तरह के जो जनरल स्टेटमेंट है, देखो ड्यू टू वार, और ये पूछ रहा है कि सबसे शानदार तरीके से कौन इसको, तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब वार वॉर का इससे तो क्या ही संबंध है, खेती से कोई संबंध ही नहीं है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। और संविदा वगैरह कॉन्ट्रैक्ट ये सब नहीं होगा। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा
चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं तो छोटे छोटे किसान, ठीक है, तो लघु कृषक जो हो गया, यानी छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर एक बड़ा खेत का निर्माण करते हैं, ठीक है, और समूह में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इजी, वेरी इजी ना। अब आओ आगे, जी है, ये भी कितने कथन सही है। तो भारत की कुछ जनजाति काले तिल के बीजों से बीजों के तेल का भोजन पकाने में प्रयोग लाते हैं, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट। काला तिल खरीफ की खेती में है। अब 9वीं 10वीं वाला क्वेश्चन है, ये तो सही होना ही चाहिए। और क्या काला तिल जो वो एमएसपी में आता है, तो बिल्कुल ये एमएसपी में शामिल है, तो सारे के सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके। कुछ दालें हैं और तिल वगैरह है, तो ये एमएसपी में आते हैं, तो एमएसपी एमएसपी की लिस्ट आपको शामिल ना, वो शामिल कितने उसमें फसलें शामिल है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। वो इसलिए पता होना चाहिए कि भाई आपका काम ही तो यही है ना, किसान आंदोलन और ये सब वो सब चल रहा है तब से, तो आपको पता ही होना चाहिए ना। अब देखिए कि आइए आगे, इसमें से पूछा है कि इनमें से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। अमूर्त निवेश वो होता है जो, जैसे इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जो वर्ड है यूपीएससी पहले भी यूज कर चुकी है मेरे ख्याल से 2018 वाले पेपर में, या पता नहीं ऐसे कुछ इसी के आसपास यूज किया इन्होंने, इंटेंजिबल एसेट के बारे में पूछा था। यहाँ पे इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ लिया। तो अमूर्त चीजें वो चीजें होती है जो हमें फिजिकली दिखे नहीं बट होती है वो, ठीक है। जैसे ब्रांड वैल्यू जो है, जो ब्रांड वैल्यू जो होगी, वो हमें फिजिकली दिखेगी नहीं बट वो होती है। वो हमें फिजिकली क्या होगी, दिखेगी नहीं बट होती है वो। इसके अलावा क्या होगा इसमें, लाइक माल की सूची है। इसके बाद में क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में क्या है, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट है, ठीक है। तो जो लिस्ट होगी ना, वो भी क्या होती है कि अमूर्त निवेश में मानी जाती है। और जो माल सूची जो होती है वो भी दिखती है, ठीक है, वो भी एक लिस्ट होगी ना प्रॉपर आपके पास सामने। सॉरी, ये इसमें आंसर नहीं जाएगा। माल की सूची है वो तो आपको दिखेगी ना, ये तो आपको दिखेगी कि आप पर्टिकुलर एक आपके पास एक लिस्ट है जो फिजिकली आप उसको छू सकते हो। जैसे बौद्धिक संपदा है, तो बौद्धिक संपदा लाइक क्या है, तो वो आपका एक राइट होता है बट आपको वो फिजिकली आप देख नहीं सकते बट वो होता है ना। तो ब्रांड वैल्यू जैसे होती है वैसे आईपी होता है, वैसे डाक सूची काम करेगी। तो यहाँ पे केवल 3 जो है वहां पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली 3 यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। तो ये वाला समझ गए आप कि जो चीज हमें दिखनी चाहिए, सॉरी, जो चीज हमें दिखेगी नहीं बट वो फिजिकली हमको नहीं दिखेगी बट वो होती है, जैसे ब्रांड वैल्यू है, जैसे आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये क्या होता है कि हमको दिखेगे नहीं बट ये होते हैं। लाइक मैंने कोई चीज है तो अपना राइट बना लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया मेरा उस पर, तो वो चीज दिखेगी नहीं बट वो है तो सही ना, उस पर मेरा राइट तो है ही ना, कि आप मेरी अनुमति के बगैर, आप क्या है कि लाइक मैंने कोई पेंसिल बनाई तो आप उस पेंसिल को आप नहीं बना सकते, मेरी अनुमति के बगैर उसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट जो है ना, वो भी लाइक क्या होता है कि ये भी फिजिकली आपको दिखेगी नहीं बट वो होती है, ठीक है। आप इसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हो अच्छे से, मेलिंग लिस्ट। तो ये है, ये है, ये नहीं है, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, इस वाले क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे। ये कह रहा है कि समस्तर अप अवक्रमण के लिए जो 15वां फाइनेंशियल कमीशन उपयुक्त में से कितनों को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया, ठीक है। इसको अंग्रेजी में देखते हैं यार, गंदा सा हिंदी लिखा है। फॉर हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th Finance Commission used how many of above as criteria other than population area and income distance, बात कर रहा। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है आईपेड। आई से क्या होती है, आई से होती है इनकम, पी से क्या होती है पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद में जो आपका ए होगा, ए से होगा क्या, एरिया। और डी से क्या होगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस या डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया, क्षेत्रफल, तो ये फॉरेस्ट वगैरह ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में टैक्स वैक्स की बात हो रही है तो टैक्स और फिजिकल एफर्ट भी हो जाएगा। गवर्नमेंट रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब कुछ ये दोनों यहाँ इसमें नहीं होते। फिर स्टेबल गवर्नमेंट है तो जरूरी थोड़ी है कि स्टेबल गवर्नमेंट इस बात की आपको पूरी तरह से गारंटी देती है कि आपका लाइक इकोनॉमी शानदार तरीके से ग्रो करेगी ही करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो पहला, दूसरा और पांचवा जो सही हो जाएंगे। और ये दोनों एक जैसे स्टेटमेंट है कि दोनों साथ में या तो सही होंगे या साथ में गलत होंगे। हमने देखा है कि जनरली सारे सही तो होते नहीं, तो इस तरह से दोनों गलत हो जाएंगे, केवल 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर आपका आंसर बी चला जाएगा। ये जो है थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। एक यूएनडीपी
यूएन यूएन ओपीएस, हाँ यूएन यूएन ओपीएस जो है, यूएन ओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, S3I, यानी कि इसमें कोई S 3 बार यूज किया गया वर्ड अपने आप में। तो अपने निवेश के लिए ध्यान केंद्रित करता है। इसमें से कौन कौन से जिन पे ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? तो किफायती आवास पे, स्वास्थ्य और ऊर्जा, इन तीनों पे करता है। सर्वसाधारण जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसमें केवल तीन जो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, तो मास वर्ड जो है यहाँ पे इसको बहुत एक्सट्रीम वाइड बना रहा है, तो ये इसमें गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बाद में पूछा है कि सारभूत रूप से विधि का जो सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो इसका संबंध जो है वो किससे है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। किससे है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से इसका संबंध है। इसके बाद में आइए भारत में, फिर देखो जेल वाला क्वेश्चन 2022 में भी पूछा था मेरे ख्याल से, हाँ भाई 21 में आया था, 22 में भी आया था, फिर ये 23 भी फिर से इन्होंने पूछ लिया। जेलो पेरोल वगैरह पे आया था उस समय क्वेश्चन, है ना? तो भारत में देना देना दिन जेल प्रशासन के जेलों का जो अनुरक्षण है वो राज्य सरकार अपने नियमों विनियमों से करती है, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पूरी पूरी अथॉरिटी होती है। और भारत में जेल का नियंत्रण अधिनियम जो 1894 है के द्वारा किया जाता है, जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों में नियंत्रण में रहा। तो मैंने क्या कहा था कि एक्ट के साथ जब भी ईयर दिया गया वो जनरली सही माना जाता है। अब प्रांतीय वर्ड को लेकर के अगर यूपीएससी इसको गलत मान दे तो एक अलग बात है, या ये बोल दे कि नहीं सही व्याख्या नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्योंकि लगाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या भी अच्छे से होगी, दोनों एक साथ दूसरे के साथ लिंक भी है, ठीक है? क्योंकि प्रांत, अब क्योंकि राज्य की बात हो रही है, राज्य और प्रांत उस हिसाब से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा किस देश में संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सबसे प्रमुख रूप से प्रतिबिंबित करता है? तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ यूपीएससी में, जहाँ भी लिमिट्स की बात आए, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सब की जब भी बात आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, वहां पे हमें रिफ्लेक्ट होगा। ओके, देन आओ आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्या है? अच्छा, वो एप्लीकेशन का कुछ एरर है इसमें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट था जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में 1952 में, तो वही है ये। तो इसके अंतर्गत इसमें जुडिशियल रिव्यू की क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात यहाँ पे की गई थी। 42 है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 44 जो है वो आपको फिर अच्छे से याद होने चाहिए। 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फॉर बीइंग ए सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये दोनों आपको अच्छे से तो याद होने चाहिए। 86 जो है वो थोड़ा सा आपको काम कर देता हूँ। आरटीई जो है आपका राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया था, उससे संबंधित है, ठीक है? अब किसने सांविधिक निकाय है, तो इसमें जो आपका केवल जो पिछड़ा आयोग जो है वो एकमात्र सांविधिक संविधानिक निकाय है। 338 बी में, 338 बी जो है उसमें ये शामिल है। जो 1983 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू राष्ट्रीय मानवाधिकार, सॉरी 1993, 1993 ह्यूमन राइट एक्ट जो आया था उसके थ्रू इसको बनाया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक्ट के थ्रू बना था। और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो भी एक क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्या है ये? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। राष्ट्रीय विधि आयोग है, ये तो ना संवैधानिक आयोग है ना सांविधिक आयोग है। ये क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ये सुझाव का काम देती है, ठीक है? तो इसमें केवल एक जो है आपका सही है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो आप इसको अच्छे से देख लोगे। फिर अगर 36 की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य होंगे। अविधि मान्य यानी कि वो इनवैलिड होंगे। क्यों भाई? उससे पहले किए गए सारे काम इनवैलिड क्यों होंगे? वो तो वैलिड होंगे ना। स्टेटमेंट को गलत करो, अविधि मान्य यानी कि इनवैलिड होंगे। देखो यहाँ पे इनवैलिड लिखा गया है।
ठीक है, यहाँ पे ये इनवैलिड है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन हो जाएगा अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है बिन डिसॉल्व, या इलेक्शन या टू, अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में चुनाव होना बाकी है या वो डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, विघटित हो गई है, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पोस्टपोन हो सकता है। नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मतलब होगा। ठीक है, और इसके बाद में कह रहा है कि व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच सी हैज टू डिक्लेयर इज और हर एसेंट। तो ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है भाई, कोई टाइमलाइन नहीं है इस बात के लिए। कोई विधेयक यदि भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाने पर संविधान के द्वारा विहित की गई संविधान सीमा के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है, नहीं तो ऐसी कोई अनुमति देनी होती। इसमें पूछा कि कितने सही है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि वो सोल पेपर है, तो वो आ गया है, तो अपन इसमें दूसरा देखेंगे। चलो ये 37 को देख लेते हैं अपन अच्छे से। भारत के संविधान में वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में पूछा है, तो कह रहा है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। गलत है, नहीं कर सकती। नहीं तो वो संशोधित कर सकती है, नहीं वो अस्वीकृत कर सकती है। वो केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ठीक है, ये कह रहा है कि संशोधित या अस्वीकृत तो नहीं कर सकती, परंतु अनुशंसा कर सकती है। बिल्कुल, राज्यसभा अनुशंसा करेगी जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, यहाँ पे केवल एक कथन जो सही हो जाएगा आपका। कौन सा कथन? केवल दो जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए कि यदि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण पदाधिकारी बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि चीफ वाइल्ड वार्डन ही तो ऐसा होगा कम्युनिटी रिजर्व को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो ऑब्वियसली पता है, पॉजिटिव मान करके सही करो। शिकार की अनुमति नहीं होगी, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो सही होगा ही होगा। कितने कथन सही है, तो केवल। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को गैर इमारती लकड़ी या वन उत्पाद को संग्रहित करने की अनुमति है। कह रहा है कि पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, तो संग्रह करने की अनुमति है, काटने वाटने का ऐसा नहीं लिखा हुआ, संग्रह कर सकते हैं। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो केवल दो तो सही नहीं होंगे इसमें, या तो सारे सही होंगे, कोई या कोई एक होगा। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति है, तो ये यहाँ पे गलत है। पारंपरिक कृषि प्रथाओं में ये भी होता है कि लाइक वो झूमिंग वगैरह नहीं हो तो जलाओ, काट के छोड़ दो थोड़ा टाइम के लिए। तो भाई वो क्या होती है कि वो एक लंबे टाइम के बाद उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल तीन स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल तीन स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनकी जो आंसर की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी यूपीएससी क्या मानेगी, सर्वे सर्वा वही है। ठीक है, बट जो भी चेंजेस आएगा अपन उसको बाद में देख, अभी के हिसाब से आप इसी को सेम मान के चलो। इसके बाद में देखिए आगे। एक मिनट रुकिए, मैं इस क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन पेपर खोल दो। ठीक है, ये ठीक है, वो एक्चुअली अलग से सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, अब आइए आगे। किसी भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो किस राज्य के भीतर किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होगी? बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति या गवर्नर की बात होती है, राज्यपाल की। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी जो प्रशासकीय इकाई जिला ही होती है, सबसे सही बात है। और सबसे छोटी जो है वो गाँव का समूह होगा, तो ब्लॉक में गाँव का समूह होता है, तो सही बात भी। अब ग्राम सभा उतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इसको पॉजिटिव मान करके चलना है भाई। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि वीएन सेक्शन के बारे में बनाए गए स्टेटमेंट कभी गलत नहीं जाते हैं भाई, कभी गलत नहीं जाते हैं। आपको सोचना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, बस उसको ढूंढो। तो ये कह रहा है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में होम मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री आई है वैसे ही गलत है। दूसरा, होम मिनिस्ट्री को क्यों वो फाइल करेंगे भाई? वो गवर्नर को कर सकते हैं, वो लाइक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है हमारे पास, जनजातीय मंत्रालय है, या फिर वो राष्ट्रपति को कर सकते हैं। इनको प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन क्यों इस गृह मंत्रालय को देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएंगे। और देखिए आप, फिर से केवल दो आ रहा है, तो कितनी बार केवल दो आया ये सोच के देखिए ना।
आगे वाला कथन वन और कथन टू वाली सिचुएशन आई है यहाँ पे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने कतिपय निर्णयों के ऊपर यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद इतने इतने के 16(4) के अधीन बनाई गई जो रक्षण नीतियां हैं प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए 335 के द्वारा सीमित होगी। तो सही बात है, ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रशासन की दक्षता को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति को लाइक वो होता है ना कि कौन सी चीजें डिफाइन है, कौन सी चीज संविधान में मेंशन है। जो मेंशन होंगी जनरली वो एक संभावना बन जाती है कि वो शायद क्या पता डिफाइन भी हो, बट जरूरी नहीं है हर बार। लेकिन इस तरह का वर्ड जब भी आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, जब भी इस तरह का वर्ड आए कि ये फलाना ढिमकाना डिफाइन है, ये है वो, मैं हजार बार बता चुका हूँ ये स्टेटमेंट गलत जाते हैं। पता नहीं बहुत सारी कैसी कैसी चीजें हैं जो डिफाइन नहीं है, तो ऐसी चीज को क्यों डिफाइन करेंगे इतनी छोटी सी चीज को, ये गलत है यहाँ पे। ये नंबर को जैसे गलत करोगे हमारा यहाँ पे, तो 2 नंबर को जैसे गलत करो, इसको दूसरे कथन को गलत करोगे, सी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। धान्य कटक जो है, अगर आप ऐसे साउथ में अगर भारत का नक्शा बनाओ तो धान्य कटक यहाँ यहाँ पर है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है एक मैप के अंतर्गत। जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यवस्थित है। तो यह आंध्रा में स्थित है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टिक किया। मैं जनरली ये जानता हूँ कि जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो वहां पे कलिंग और मगध तो मैंने बहुत बार सुना है बौद्ध धर्म से, क्योंकि अशोका से संबंध भी था। ठीक है, और गंधार की भी बात हो ही जाती है बौद्ध धर्म से संबंधित। बट क्योंकि मुझे दिमाग में मेरे ये हिट किया कि यार नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक लाइक बौद्ध, उड़ीसा, यहाँ अच्छी खासी मात्रा में क्या फैला हुआ था, बौद्ध धर्म फैला हुआ था। ठीक है, साउथ में फैला हुआ होगा बट कम फैला हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ओड इवन वाली सिचुएशन बना करके आंध्रा के साथ चला जाऊं। ठीक है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में, हालांकि जो धान्य कटक की जगह है यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे है, तो उस तरह से तुम आप कर भी सकते हो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आप इनके नाम बार बार पढ़े होते हैं, गंधार और कलिंग और मगध के। ठीक, आंध्रा यहाँ पे ओड इवन वाली टेक्निक थी, तो आप वैसे भी आप इसको कर देना था। ठीक है, आगे आइए। प्राचीन भारत के संदर्भ में क्या है कि जो स्तूप है उसकी संकल्पना जो है मूलतः बौद्ध संकल्पना है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि बौद्ध धर्म की ये मूलतः है, और मूलतः जब भी वर्ड आता है ना, लाइक कॉन्सेप्ट इन ओरिजिन, मूलतः, ये वर्ड जो आता है नेचुरली, ये सब हमेशा नेगेटिव ही जाते हैं, गलत ही जाते हैं। और बौद्ध से पहले ही क्या हो कि स्तूप वगैरह बनाना शुरू हो गए थे, गुप्त एरा के आसपास शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, बिल्कुल सही बात है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पित अर्पित या स्मारक संरचना होती है, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर केवल दो आ गया। तो जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा आपका सही होगा, और जितना ज्यादा आप इन चीजों को अप्लाई करोगे आपको उतना ही ज्यादा चीजें सही चली जाएगी। लाइक एग्जामिनर का क्या माइंड रीडिंग रहता है उसका, आप अच्छे से पढ़ो, है ना। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो बाकी तो दोनों नीचे वाले तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। ये वाला था कि मूलतः ये सब हो, तो वर्ड को पकड़ना आपको पूरा यार, दिल को मजबूत करके आप चले जाओ एग्जाम हॉल में और एकदम करके आओ आराम से। आंसर आपका आएगा। 75 गई है, याद रखना, पिछले साल 87 थी, बार बार नीचे जा रही है। अब 75 से कम तो नहीं जाएगी यूपीएससी की कट ऑफ किसी भी हाल में, बट ये है कि रेंज जो है वो 100 से नीचे रहेगी। आपको 100 नंबर तो लाने ही लाने हैं, हमें नहीं मतलब कितने 70 है, 75, 80, 90, हमारे 100 नंबर तो आने आने चाहिए हर हाल में। फिर पोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पुम, पुहार और मुचीरी किस रूप में विख्यात है। तो वही है, यूपीएससी के फेम प्रसिद्ध है वो, क्या बोलते हैं, अच्छे, लाइक क्या बोलते, फेवरेट है हमेशा। पोर्ट हो गया, सिक्के हो गए, ये सब। अब मैंने सबसे पहले इसको काटा कि जैन तीर्थंकरों के चैत्य, तो ये सब तो नहीं है, ऐसा तुमने कभी नहीं पढ़ा। और राजधानी नगर भी ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। इतने इतने हमने सब पढ़े हैं ना, लाइक पांड्या, चोल, चेरा, राष्ट्रकूट, पल्लव, इन सब के पढ़े हैं, बट ऐसी कोई राजधानी हमने पढ़ी नहीं थी, तो ये भी नहीं है। इन दोनों में था, पतन फेवरेट है तो फिर इसी के साथ जाना था। थोड़ा सा आप ये देख लो कि जो आपका क्या कहते हैं कि जो कोरकाई जो है ये पांड्या से संबंधित, जो पांड्या जो थे ना उनसे संबंधित है। जो आपका मुचीरी, मुचीरी लिखा है तो मुचेरी या चेरी, ठीक है, जो चेरा जो थे उनसे संबंधित है। और इसके बाद पुमपुहार जो है वो आपका किससे संबंधित है, चोल से संबंधित है। ठीक है, कावेरीपट्टनम में ये स्थित है पुमपुहार। ओके,
अब आइए आगे, इसको अपन अंग्रेजी में देखते हैं। देखो, इसको मैंने कैसे किया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ विट, क्या बोलते हैं, वट की वट कीरुतल, वट्टा वट्टा कीरुतल, एज मेंशन्ड इन संगम पोएम। संगम पोएम जो होती है, जो दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य था, वहां पे जो आपका क्या बोलते हैं, वट्टा कीरुतल जो है वो लाइक किसके लिए मेंशन किया जाता था? किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, वुमेन जो बॉडीगार्ड्स है उनके लिए, लर्न पर्सन असेंबलिंग इन royal courts to discuss religious and philosophical matters, young girl keeping watch over agriculture field and driving away birds and animals, a king defend in a battle committing ritual suicide by starving himself to death। देखो, मैंने इसको क्या किया था, मुझे इसका कोई आइडिया था नहीं, बट मैंने इसको जब इस वर्ड को जब तोड़ा अच्छे से, यहाँ पे रिचुअल वर्ड मुझे दिखा, जो कोई हिंदी में क्या लिखा, रूतल, बट मुझे रूतल यहाँ पे वर्ड दिखा और मैंने इसको लिंक किया रिचुअल से। तो मुझे लगा कि यार कहीं ये इसके साथ लिंक तो नहीं कर रहा, मैंने इसको किया, इसका आंसर यही चला गया, फिर आंसर भी इसका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका लाइक सिक्स सेंस को आप कैसे यूज करते हो, कैसे आप ब्रॉड सोच पाते हो, तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, जो वट किरुतल वो क्या है कि युद्ध में जो पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु आवरण करना जो था, ये वट किरुतल था। ये इसमें नहीं था कि किशोरियों के द्वारा अच्छे तरह की निगरानी वगैरह करना, ये कोई मतलब सोच करके देखो, कोई परंपरा ही रही होगी ना अपने आप में। और ये अंगरक्षकों को नियुक्त करना ये कोई परंपरा थोड़ी ना है। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, ये भी कोई परंपरा नहीं है भाई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये चला गया इसमें। इसके बाद में आइए आगे वाला क्वेश्चन। होयसल गहड़वाल काकतीय और यादव इसमें कौन से 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुए थे? तो इसमें भी कोई भी नहीं हुआ था भाई, ये सब बाद के थे। ठीक है, कोई पहले बाद के थे, कोई 1300 को, 1100 को, 1200 का, तो कोई भी नहीं इसमें आंसर होगा। ऐसे आंसर, ये वो क्वेश्चन है, अगर लाइक ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, आप उनको छोड़िए, स्किप भी करने होते हैं। ये आपको नेगेटिव मार्किंग से बताएंगे, बचाएंगे, क्योंकि हर साल बहुत सारे मेरे से दोस्त हैं जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से, रॉन्ग फिल करने की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद में देखिए आगे, कुछ साहित्य कृतियां दी गई है और रचनाकार दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो देवी चंद्र गुप्त है, ये क्या है, इन्होंने विशाखा दत्त करके इन्होंने वो किताब लिखी थी। ठीक है, वो जो बिल्हण जो है, इन्होंने क्या लिखी थी, विक्रमांक देव, विक्रमांक विक्रमांक देव। ठीक है, मिलिंद पन्ह जो है, इन्होंने क्या किया कि नागार्जुन को नागसेन के साथ क्या कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था। नागसेन के साथ क्या कर दिया था, इंटरचेंज। तो मिलिंद पन्ह जो नागसेन के द्वारा लिखी गई है। नीति वाक्यामृत जो है वो सोमदेव सुरु के द्वारा ही लिखी गई है। नागार्जुन ने क्या लिखी थी, नागार्जुन ने लिखी थी माध्यमिका। तो आप 24 के लिए याद रखोगे कि माध्यमिका किसने लिखी थी, नागार्जुन ने। और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ने लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से केवल दो फिर से सही हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी बना जाए तब भी आपका केवल दो ही आंसर जा रहा है। तो ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है, इसका मतलब ये है कि आप यूपीएससी की परीक्षा देने के अभी लायक हुए नहीं है, आपको टाइम लगेगा। एंशेंट और एंशेंट की बात की जाए तो हमें बहुत डिटेल में बौद्ध और जैन धर्म में पढ़ना होता है। 3-4 पेज में कंप्लीट हो जाता है। जैन धर्म सिर्फ आत्मा की बात करता है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं में भी, पत्थरों में भी है, जलधारा में भी है, प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। ठीक है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ठीक है, जब इस तरह की बातें होती है तो यहाँ पे जैन धर्म की बातें हो रही है भाई। सिर्फ जैन धर्म, सिर्फ जैन धर्म, सिर्फ जैन धर्म की बातें यहाँ पे क्या हो रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका हर हाल में से ही होना चाहिए भाई। ठीक, शैव और वैष्णव ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, और बौद्ध और जैन में देखना था तो हर चीज में लाइक वो मुंह वगैरह पे पट्टी बांध के रखते हैं, जो श्वेतांबर जो होते हैं वो इसलिए बांध के रखते हैं। दिगंबर वगैरह जो होते हैं वो हाथ में लाइक मोर के पंखों की वो ऐसे रखते हैं, पंखा जैसा कुछ वो रखते हैं ऐसे, गुच्छा सा होता है वो। तो वो साफ सफाई के लिए होता है कि लाइक कोई जीव जंतु है वो किसी की हत्या ना हो, लाइक है ना। तो वो ये मानते हैं कि दुनिया में हर आदमी, हर चीज में आत्मा है, तो उस हिसाब से इसको करना था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया था? और नदी से निर्मित कई क्या किया, और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण किया। तो विजयनगर में किसका? कृष्णदेवराय। ठीक है, तो जहाँ पे देवराय एक, ये देवराय प्रथम है, तो इन्होंने किया होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, विरूपाक्षा जो है वो मंदिर के निर्माण में ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, मल्लिकार्जुन और वीर विजय दोनों इनसे संबंधित है ही नहीं। यहाँ पे बच गया कौन? देवराय प्रथम। इसके बाद में आइए,
मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दियू 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 जो है DIU दियो को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, तो आप इसमें मैं तो इसमें क्या हुआ कि बिल्कुल मुझे आ ही नहीं रहा था और मैंने गलती भी कर दी थी इसमें। गलती कर दी थी कि ये तीनों साह साह थे और मैंने यहाँ पे पूरा ब्लंडर खेला कि चलो ओड इवन करके इसको कराता हूँ। बट पहले मैंने वो क्वेश्चन में किया है तो वहां पे सही हुए थे तो मैं उसी चीज को अप्लाई करूंगा, मैंने किया। हालांकि गलत हो गया। मैं हर बार कहता ही हूँ कि 10 में से 8 बार तो सही होगा ही होगा, 2 गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज थी। इसमें बहादुर शाह जो है यहाँ पे आंसर चला जाएगा इसका। और सबसे इजी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से अगर इस पेपर में कोई था तो वो ये था कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल के अभिहित किया गया था। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा भाई? 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया था। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। तो 50 क्वेश्चन ही करते हैं, 50 क्वेश्चन बाकी करेंगे। अभी तक के इस क्वेश्चन पेपर में टफ है कुछ? कुछ है टफ? कुछ ऐसा है जो आपको 75 नंबर लाने से रोक रहा है, कट ऑफ को क्रॉस करने से रोक रहा है? कुछ नहीं है, सिवाय आपकी इच्छा शक्ति के, सिवाय आपकी डेयरिंग के, आपकी विल पावर के, आपकी कॉन्फिडेंस के। ठीक है, वही चीजें हैं, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, वही चीजें आपको करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको 50 बार कर लिया कोई। नहीं, जिस दिन मैं एग्जाम हॉल में बैठा था मैंने इसको किया था, मेरा स्कोर भी तो जा रहा है 95 से वो जा रहा है मेरा स्कोर। इसलिए जा रहा है क्योंकि वही चीजें अप्लाई की। आप बाकी किसी को भी उठा करके देखो, सबके स्कोर अच्छे जा रहे हैं, सबके स्कोर 95 से क्रॉस ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। जो अच्छे से PYQ को फॉलो करते हैं, जो अच्छे से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो उनका नंबर आता ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज कीजिए, दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए यार। ठीक है, उसमें ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उससे अपना कोई फायदा होगा। सीन ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आपके पास एक ठीक ठाक कम्युनिटी होती है। अपना ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि कोई बहुत आगे बढ़ना, ये नहीं करना, नहीं। अपन मेरे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पर कि अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के मैं वहां भी सॉल्व करवाता ही हूँ उनकी समस्याएं। जितना हो सके जितना आता है थोड़ा बहुत 10% 20% उतना ही करता ही हूँ। तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी आता है, सामने वाले को भी आता है। और हाथ पैर ज्यादा मारना नहीं पड़ता सबको। ठीक है, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो हो सके तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। बढ़िया, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।